हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आपको इस चैनल पे आपको पता है कौन कौन से वीडियोस मिलते हैं। हम लोग एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। तो चलिए आज के वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं पॉपुलर स्ट्रगल्स के बारे में। तो ये स्टैंडर्ड 10 के सिविक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम अभी कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपको अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी तरीके के सारे एजुकेशनल पीरियड्स की चीजें घर पे मिल जाएंगी। घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर जिसका नाम है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको ऊपर टैग में दिख रहा है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एज वी हैव अर्लियर चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ है कि एक डेमोक्रेसी को बढ़िया बनाने में, एक डेमोक्रेसी को बहुत बढ़िया बनाने में कई सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि डेमोक्रेसी जैसी सरकार में पावर शेयरिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमने ये भी देखा कि सरकार के अलग अलग अंग किस तरीके से अपने पावर्स को शेयर करते हैं, ये हमने देखा है ना। और अगर अभी तक आपको वो चैप्टर्स के बारे में नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको फर्स्ट चैप्टर की लिंक दे दी जाएगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि ये जो पावर दी गई है वो किसको कितनी दी गई है, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और ये जो पावर का सही उपयोग कैसे हो रहा है, ये पावर किनको इन्फ्लुएंस कर रही है, और इस पावर को कंट्रोल कौन कर सकता है, ठीक है, ये बातें आती है इस चैप्टर के अंदर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड रहती है। कैसे रहती है? बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रहती है। वो बातें क्या क्या है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्टेड रहती है? डेमोक्रेसी में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है ना, और इतना ज्यादा इंटरेस्ट इशू होता है कि सभी लोगों को लगता है कि हमारे साथ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। और इसी चक्कर में पूरे के पूरे पावर शेयरिंग की और डेमोक्रेसी की एक बहुत ही खतरनाक हालत हो जाती है। यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो किसी ऑर्डिनरी सिटीजन तक के दिमाग में ये बात डाल देते हैं कि वो डेमोक्रेसी में एक बेटर रोल प्ले करता है। और इस चैप्टर में हम वही देखने वाले हैं कि ये ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनरी सिटीजन्स को किस तरीके से डेमोक्रेसी के वर्किंग में ऐड कर देते हैं। हम लोग यही समझने की कोशिश करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी को बेटर बनाने में और उससे आगे पहुंचाने में हमारे और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर्स में इन्फ्लुएंस करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल किया जा सकता है या कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। हमारी पॉलिटिकल पावर कैसे कोऑर्डिनेट होगी, इस बारे में भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर का हेडलाइन क्या दिया है? पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट। तो इसीलिए हम लोग इसकी शुरुआत कहां से करेंगे? द कंट्री नेम्ड नेपाल। किससे? एक वैसे स्ट्रगल से जो नेपाल वगैरह की बात को लेके आए। आपने पोलैंड वाली कहानी पढ़ी होगी स्टैंडर्ड 9th में, फर्स्ट चैप्टर में ही था। वो स्टोरी यहाँ पर यह दिखाती है कि वहां पर लोग किस तरीके से कोशिश करते थे कि डेमोक्रेसी को लेकर आए, मतलब वो लोग ने कोशिश की थी डेमोक्रेसी को लाने की, जहां डेमोक्रेसी नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी, वहां पर डेमोक्रेसी लाई गई। तो कैसे लाई गई, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। वहां पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वो चीजें थी कि उनको पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में हम ऐसी ऐसी स्टोरीज पढ़ेंगे जहां पर डेमोक्रेसी का रिस्टोरेशन किया जा रहा है यार, कि डेमोक्रेसी में पावर्स को कैसे लाया जाता है, ठीक है, डेमोक्रेसी में पावर्स को कैसे लाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा पिछले क्लास में ही हम लोगों ने बात किया था कि सॉरी 9th में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था इस टॉपिक को कि डेमोक्रेसी इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आई कि चलो लेट देयर बी डेमोक्रेसी, भगवान ने बोला और हर जगह डेमोक्रेसी आ गई, ऐसा तो नहीं था। डेमोक्रेसी बिल्कुल पानी की लहर की तरह थी, ये भी बिल्कुल उसी तरह धीरे 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 फ्लो होते 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 सबके पास आई थी। तो इसीलिए डेमोक्रेसी के कुछ वेव्स थे।
क्या थे? वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे फर्स्ट वेव डेमोक्रेसी, सेकेंड वेव डेमोक्रेसी, ऐसे करके। ठीक है, तो उन्हीं वेव्स में हमारी जो नेपाल कंट्री की बात कर रहे हैं, जिस कंट्री की बात कर रहे हैं, चलो देखते हुए चलते हैं। नेपाल, इसके बारे में, तो ये एक थर्ड वेव डेमोक्रेटिक कंट्री है। थर्ड वेव डेमोक्रेटिक कंट्री। अब आप पूछोगे कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव कौन कौन सी थी, तो फर्स्ट वेव जो थी वो सबसे पहले 18th सेंचुरी से चलना स्टार्ट हुई थी, उसमें कुछ कंट्री डेमोक्रेटिक हुए थे। सेकंड वेव कब शुरुआत हुई थी? सेकंड वेव डेमोक्रेसी 1945 के बाद शुरुआत हुई थी, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। और उसके बाद ये 1990 के बाद से थर्ड वेव डेमोक्रेसी चल रही है। ठीक है, तो इसी में ये हमारे मौजूद थे, यही हमारे राजा थे। ठीक है, तो नेपाल के बारे में बात करते हैं। नेपाल में बिफोर 1990, कब? 1990 के पहले, बिफोर 1990, इट वाज अ मोनार्चियल कंट्री। मोनार्कियल कंट्री मतलब ये क्या थी? ये क्या था? एक राजतांत्रिक देश था। ये इस कंट्री में क्या थी? मोनार्की चलती थी। इस कंट्री की खासियत में यही कहा जा सकता है, यहाँ पर एक किंगडम हुआ करता था, वही रियल हेड ऑफ पावर होता था, वही लोगों को चूज करता था और उनके लिए काम करता था। और स्पेशली इसकी एक जबरदस्त यूनिक बात ये आती थी कि ये अपने लिए वर्कर्स को, या जो सपोर्टर्स होते थे ना, उनको इलेक्ट कर सकता था, चुनाव कर सकता था उनका। तो ये बहुत ही अच्छी और जबरदस्त बात मानी जाती थी हमारे केस के रिगार्डिंग। अब हम आगे की तरफ आते हैं, जहां पर क्लियरली कह सकते हैं कि इन चीजों को किस तरीके से चेंज किया गया। ठीक है, एक राजा थे, तो मतलब ये सब मौजूद था वहां पे 1990s के टाइम पे। तो जब सेकेंड वेव डेमोक्रेसी चल रही थी ना, तभी इस कंट्री, थर्ड वेव डेमोक्रेसी सॉरी, जब शुरुआत हुई, तो इस कंट्री के कुछ लोगों ने इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। मतलब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, वाई कैंट वी एक्सेप्ट द डेमोक्रेसी, नेपाल बीइंग इंडिया का पड़ोसी देश और बांग्लादेश का पड़ोसी देश, तो इसके वजह से हम लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया, सभी लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया, वहां के नेपाल के सिटीजन्स ने, कि बगल में दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी दुनिया की है, तो हमें भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए। इसीलिए 1990s के टाइम पर लोकल सिटीजन लोगों ने राजा को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? किंग को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। और इसके बाद धीरे 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 किंग इन्फ्लुएंस में आते गए। और आने के बाद कौन 1990s के टाइम पर कौन? किंग बीरेंद्र। किंग बीरेंद्र accepted the transaction उन्होंने बदलाव एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि हम लोग अब ट्रांजिट कर लेंगे, खुद को, नेपाल को चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर देंगे? तो नेपाल की पॉलिटिकल पावर्स को चेंज करेंगे। अब कैसे कर सकते हो नेपाल की पॉलिटिकल पावर्स को चेंज? तो इसका एकमात्र जरिया उनके पास क्या था कि भाई हमारे जो चला रहे हैं, हम जो सिस्टम को चला रहे हैं, इस सिस्टम को चेंज कर देते हैं, कहानी चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी हो जाएगी कि नहीं। अब इसके लिए इन लोगों ने, वहां पर कौन सी सरकार चलती थी? मोनार्की, ये चलती थी। और इससे इन्होंने किसमें शिफ्ट कर लिया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कहां से कहां शिफ्ट हो गए? मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तरफ शिफ्ट हो गए। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ शिफ्ट हुए, तो अब बताओ अब क्या होने वाला है? तो इसमें क्लियरली ये कहा जा सकता है कि इसमें राजा ही सारे नियम डिसाइड करते थे, बल्कि इसमें ये होता था कॉन्स्टिट्यूशनल। कहने का मतलब समझ रहे हो? यहां एक संविधान होने वाला है जो डिसाइड करेगा कि किस टाइप की व्यवस्था चलते रहनी चाहिए। एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में ट्रांजिशन होने वाला था, जिस ट्रांजिशन को इन लोगों ने मान लिया और एक्सेप्ट कर लिया था।
1990s में ही वहां पर ये एक्सेप्टेड किया जा चुका था और उसके बाद काफी लंबे समय तक वहां पर डेमोक्रेसी चलती रही। कैसी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती रही। लोगों को राजा वीरेंद्र ने समझाया था, लोगों को राजा वीरेंद्र ने समझाया था कि वी कैन नॉट चेंज आवर कंट्री इनटू डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मोनार्की से डेमोक्रेसी डायरेक्ट नहीं जा सकते हो आप। क्यों? क्योंकि एक लॉन्ग ट्रांजिशन है, लोग अचानक से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वे वुड टेक बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे कदम लेंगे जिसके जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस कराएंगे। क्या कराएंगे? लोगों को इन्फ्लुएंस कराएंगे। और इसी वजह से क्या करना होगा? धीरे 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 चेंजेस को लाना होगा और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जाएंगे। ठीक है, 10 साल बीत गए, 1990 से 2000 तक 10 साल बीत गए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही है। चुनाव हो रहा है, राजा महाराजा राजा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो मंत्री वगैरह की पोस्ट होगी उस पर चुनाव हो रहा है, वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग चुनाव जीत के आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, देश बहुत अच्छे से चल रहा है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत गुड थिंग कि नहीं? अच्छी बात हो गई। लेकिन क्या हमेशा अच्छी चीजें रहती हैं? नहीं ना। इसीलिए यहां पर भी एक चेंज हुआ। क्या हुआ? इन 2001 में द रॉयल फैमिली वाज मैसेकर्ड। रॉयल फैमिली वाज मैसेकर्ड। पूरे के पूरे शाही परिवार की हत्या कर दी गई, मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया। किसी को पता ही नहीं यार मोनार्की कैसे चलेगी। मतलब ये सिस्टम ही खत्म। जो राजा महाराजा थे ना, उनके परिवार को ही मार दिया गया। और इसके बदले में जो नेपाल में राज परिवार का एक बचा हुआ, 2-4 बचे हुए सदस्य थे, उनमें से एक था जिनका नाम था वीरेंद्र। क्या? वीरेंद्र तो थे ही। अब उनके बाद कौन आया नेक्स्ट? ज्ञानेंद्र। उनने क्या किया कि इसका फायदा उठाकर, एडवांटेज लेकर उन्होंने हमारी कंट्री को, इस पूरे के पूरे कंट्री को चेंज कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने? तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्लियरली कहा रहा है कि किंग, हाँ यहां से इसको स्टार्ट करते हैं। न्यू किंग वीरेंद्र, न्यू किंग ऑफ नेपाल, राजा ज्ञानेंद्र। इनका नाम क्या था? ज्ञानेंद्र। ये था ना, न्यू किंग ऑफ नेपाल राजा ज्ञानेंद्र टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। क्या किया? हाँ, तो इसने इस सिचुएशन का एडवांटेज लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपनी पूरी की पूरी पोजीशंस को चेंज करना स्टार्ट किया। उसने क्या किया? तो उसने इसमें सबसे पहले हमारे सामने ये रखा कि हमारी कंट्री में जो जो प्रॉब्लम है उसको टारगेट करना शुरू कर दिया। नेपाल जैसी कंट्री में जो जो प्रॉब्लम थी उसको टारगेट करना शुरू कर दिया। और इसीलिए इसने क्या किया? He was not prepared to accept democracy. ये डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। ये चाहता ही नहीं था कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी आए। और इसके लिए इसने क्या करना शुरू कर दिया? इसने पिन पॉइंट करना शुरू कर दिया जहां जहां कमी थी। कमी कहां कहां हो सकती है? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की जितनी कमियां थी ना, उसने इसको खोद कर निकाल कर एकदम सामने लाया। और लोगों को लगा अरे यार ये तो इतनी प्रॉब्लम्स थी हमारे कंट्री के साथ, हमें पता ही नहीं था हमारी कंट्री इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में चल रही है। और पीपल स्टार्टेड टू बिगिन टू थिंकिंग लाइक कि ये क्या हो गया, इतनी ज्यादा चीजें क्यों गलत है हमारे कंट्री के साथ। और इसके वजह से राजा ने पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही हटा दिया। 2-4 साल बीतते गए। इसके बाद लोगों ने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सेप्ट करने से ही मना, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया गया यार। देखो 2001 में ये पावर में आया,
2 3 4 तक इसने क्या कर दिया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो आने वाली थी उसको धीरे 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 इन्फ्लुएंस कर दिया और इसने 2005 आते आते अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। इन 2005 he dismissed the prime minister। अब देखो उसने 2005 में प्राइम मिनिस्टर को ही डिसमिस कर दिया, जो चुनकर आए थे, जो पॉलिटिकली तरीके से चुनकर आए थे, और उसने इसको प्राइम मिनिस्टर को ही डिसमिस कर दिया। एंड साथ ही साथ क्या किया, एंड क्या किया इसने, इसके साथ ही इसने किया ये, आप देखो खुद, हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ किया, एंड डिसॉल्व्ड द व्हाट, डिसॉल्व द व्हाट, तो इसने, ओ सॉरी, हाँ, एंड डिसॉल्व्ड द पार्लियामेंट। अब इसने पूरी की पूरी पार्लियामेंट ही भंग कर दी। लो सरकार चलाओ, कैसे चलाओगे सरकार, हम तो पार्लियामेंट ही भंग कर दिए। अब पार्लियामेंट भंग हो गई तो सरकार चलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इसने धीरे 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 करके सप्रेशन शुरू किया। जो एक्ट ऑफ सप्रेशन हुआ ना, ये मतलब ब्रूटल एक्ट ऑफ सप्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। आइए आगे क्या हुआ वो समझते हैं। तो लोगों ने आगे क्या किया होगा, आप खुद ही अंदाजा लगाओ। जब उनसे उनकी डेमोक्रेसी छिन गई तो लोगों ने क्या किया होगा। पीपल वुड हैव डन समथिंग, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। हुआ ये कि लोगों ने, या जो भी वहां पे पहले डेमोक्रेसी मौजूद थी, उसके अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, उन लोगों ने मिलकर राजा के अगेंस्ट में स्ट्राइक वगैरह करनी शुरू कर दी। और ऐसे वैसे नहीं, इन लोगों ने क्या किया कि वहां पर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी सबको इकट्ठा किया और सारे एक साथ हो गए। ऐसा नहीं अपोजिशन होता है, सपोजिशन होता है, अपोजिशन होता है, फेवरिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी, सब एक दूसरे के दुश्मन होती हैं। लेकिन डेमोक्रेसी जब छीनी ना, तो राजा के अगेंस्ट में सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ गई। और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि नेपाल में 7 पार्टी अलायंस बना था। कैन यू इमेजिन, SPA, 7 पार्टी अलायंस, 7 बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां आपस में मिल गई। क्यों, एक राजा का विरोध करने के लिए। और भाई जो विरोध हुआ पूछो मत। इवन दो इस विरोध में माओइज्म लोग भी आ गए थे। कैन यू बिलीव, माओइस्ट लोग किसी भी पॉलिटिकल तरीके में सिचुएशन में बिलीव ही नहीं करते हैं। दे बिलीव दैट देयर शुड बी नो गवर्नमेंट, there should be nothing, we are free and we are independent, so there should be nothing for us to intervene। ये बात कहती है। अब बताओ कितनी बड़ी बात होती है। there should be nothing for us to intervene, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, हमें कुछ करना ही नहीं है। और इस थॉट के रखने के बाद लोग यहाँ पर आते थे, कौन कौन से, तो ये माओइज्म वाले लोग होते थे, माओइस्ट थॉट के लोग होते थे। इनका बेसिक एजेंडा क्या होता था कि भाई हमें लोगों को किसी भी तरह इन्फ्लुएंस करना है कि सरकार नहीं होनी चाहिए। और वो लोग भी जो सरकार में बिलीव नहीं रखते थे, वो लोग भी यहां पर आ गए कि डेमोक्रेसी रहेगी तब तो हम ये बात कहेंगे। जैसे अगर एक सरकार रहेगी तब तो आप बोलोगे ना कि इस चीज को हटाओ, हाँ ये हाथ है तभी तो आप बोलोगे कि इस चीज को हटाओ। अगर मैं इसको काट के हटाता हूं, है ही नहीं, तो आप किस चीज को बोलोगे कि हटाओ। तो दैट वाज द आइडिया कि माओइज्म लोगों का प्राइम एजेंडा या प्राइम थॉट इस बात पर बिलीव करती है, इस बात पर वर्क करती है कि सरकार रहेगी तब तो हम उसका विरोध करेंगे। और इसी वजह से माओइस्ट लोग भी इसमें शामिल हो गए और वो लोगों ने भी जबरदस्ती करके सरकार का विरोध करना शुरू किया। देयर वाज अ जायंट, ह्यूज, जाइगैंटिक डिमांड फॉर डेमोक्रेसी। जितने बड़े बड़े शब्द बोल सकते हो ना, वो सभी डाल दीजिए यहाँ पर, क्योंकि इतनी बड़ी डिमांड हुई थी डेमोक्रेसी की। आपको पता है ना नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। काठमांडू एज यू नो। तो काठमांडू में 4 दिन की स्ट्राइक घोषित कर दी गई और राजा ने, और एज अ किंग आप क्या करोगे, एज राजा होने के पद पे हम क्या करोगे, आप ये न करोगे कि भाई कैसे भी करके क्या करना होगा कि नहीं लोगों को रोकना है। तो राजा ने लगा दिया कर्फ्यू और लोगों ने ऑर्गेनाइज की स्ट्राइक।
कर्फ्यू तोड़ दिया गया, पुलिस डंडे बरसा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेपाल की पुलिस थोड़ी सी है, बहुत कम ही है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस डंडे बरसा रही है। लोग 4 दिन तक लगातार स्ट्राइक पे लगे रहे। पहले दिन ही नेपाल में 1.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए, 1 से 1.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए राजा के अगेंस्ट में। 2005 या 6 की बात है ये। सम ऑफ यू मस्ट हैव बीन बॉर्न, उस वक्त तक तो कुछ लोग पैदा हो ही गए होंगे आप लोग। तो उस वक्त में ये थॉट थी, 2005 या 6 के टाइम पे इतनी भयंकर नेपाल में डेमोक्रेटिक वॉर्स चल रहे थे। लोग लगे पड़े हैं, हर दिन और ज्यादा लोग आ रहे हैं, हर दिन और ज्यादा लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई डेमोक्रेसी रहेगी तो इक्वालिटी रहेगी, इक्वालिटी रहेगी तो डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट होगी तो कंट्री वाइड डेवलपमेंट होगी, पूरा देश आगे बढ़ेगा ना। और मोनार्की रही तो सबको पता है मोनार्की का पुराना टेस्ट, जहां सब कुछ किंग के फेवर में होता है, सब कुछ किंग के कहने के हिसाब से होता है। और अगर राजा ने बोल दिया कि ये गलत है तो ये गलत है, कोई नहीं सुधार सकता उसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि राजा ने कह दिया। और ये बात याद रखने लायक हो जाती है हमारे लिए, आप सभी के लिए। इसीलिए 1.5 से 2 लाख लोग सड़क पर उतर के आ गए थे। और इतना ही नहीं, ये तारीख बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, करीब करीब 5 लाख लोग सड़कों पर। कैन यू इमेजिन? 5 लाख लोग नेपाल की सड़कों पे आ चुके हैं, उतर चुके हैं, और राजा का विरोध ही किए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली तरीके से। राजा को अल्टीमेटम दे दिया गया, सारे बड़े नेताओं ने ये राजा को अल्टीमेटम दे दिया कि यू हैव टू रिसाइड द थ्रोन और अदरवाइज वी विल कम फॉर यू। आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी वरना हम लोग आ रहे हैं। राजा ऑब्वियसली गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। एग्जैक्टली यही थॉट जो एक और बार हम लोगों ने जार निकोलस के टाइम पे देखी थी, वैसे ही वाली थॉट यहाँ पर भी आई थी, रशिया वाली थॉट। ठीक है, तो यहाँ पर भी राजा ने कंसेशन करने की मांग की कि नहीं यार छोड़ो, हम तुमको कंसेस कर देते हैं, पार्लियामेंट फिर से बना लेते हैं और रहते हैं। लेकिन लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, पार्लियामेंट नहीं, ऑल पावर गवर्नमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोगों को चाहिए क्या कि हम लोगों को पूरा पूरा रहना है, अकेले रहना है, हमें हमारी डेमोक्रेसी वापस करिए। 20 अप्रैल को घोषणा हुई, 21, 22, 23, 24 अप्रैल अल्टीमेटम का लास्ट दिन था। और उस दिन आते आते नेपाल के लोग 5-6 लाख की गवर्नमेंट की जनसंख्या, 7 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ मिल गए और मिलकर नेपाल के राजा को कहा डेमोक्रेसी ले आइए। इवन दो यूएन, यूनाइटेड नेशंस इस मुद्दे में आ गया था कि लोगों को डेमोक्रेसी दिलाओ, मोनार्की क्यों रहेगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। तो इसके बाद लास्ट दिन राजा को अपनी सारी डिमांड को कंसीड करना पड़ा और 7 पार्टी अलायंस ने एक नए प्राइम मिनिस्टर को चुना जो देश के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगी। चुनाया गया। अब कैन यू इमेजिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सभी चीजें लगभग एक जैसी होनी शुरू हुई। पहले पार्लियामेंट बनाई गई, फिर धीरे धीरे लॉज बनाए गए, फिर धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया जिसमें क्लियरली लिखा गया कि नो वन कुड एवर अप्रिशिएट द पावर स्टैंडर्डाइजेशन। 7 पार्टी अलायंस और माओइस्ट लोग भी इसमें शामिल हुए, तो माओइस्ट लोग भी इसमें शामिल हुए, जिसमें ये बात की गई कि लोगों को कैसे रहना है। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली बनी, और उसके बाद नेपाल अपने डेमोक्रेसी को वापस ले आ पाया। दूसरी कंट्रियां वहीं पे क्या कर रही थी? पहली बार डेमोक्रेसी लाने के लिए लड़ रही थी कि हमें पहली बार डेमोक्रेसी चाहिए। नेपाल हैव टू ओवरटुक डेमोक्रेसी ट्वाइस, not once but twice, because the king have accepted the power and no one was allowed to go democratic over again. ठीक है, तो नेपाल का स्ट्रगल बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है, नेपाल के लिए ही नहीं बल्कि वहां मौजूद और भी लोगों के लिए, और भी कंट्रीज के लिए, जो ये समझ सके कि डेमोक्रेसी कैन अटरली बी अचीव्ड because it is an option which could lead us for a greater demand and achievement. ठीक है, तो ये था। अब इसके रिगार्डिंग मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को, और आप लोगों का वो होमवर्क टाइप का होगा, उसको लिख के और या तो पूरा का पूरा कमेंट में टाइप करना होगा। एक ही तो होमवर्क है, ज्यादा तो दे नहीं रहे, ठीक है, तो देख वो बता दीजिएगा। ठीक है,
बात ये कि क्वेश्चंस वैसे वैसे हैं जो बहुत ही ज्यादा डीप है और जिनको मैंने एग्जाम बेस्ड पैटर्न से उठाकर निकाला है, तो बनाना तो पड़ेगा भाई। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होगी कमेंट में टाइप करने में, लेकिन कर दोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज हाउ वर द स्ट्रगल ऑफ नेपाल, नहीं दिख रहा है, हाउ वाज द स्ट्रगल ऑफ नेपाल एंड political collectivization and mass mobilization, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि किस तरीके से नेपाल का स्ट्रगल एक पॉलिटिक कलेक्टिवाइजेशन था और मास मोबिलाइजेशन था। ठीक है, तो आसान था, इसको हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे एक वैसी कंट्री, एक लैटिन अमेरिकन कंट्री जो बहुत ही सिमिलर है कॉन्टेक्स्ट के मामले में, लेकिन प्रेफरेंस वाइज वो दोनों अलग अलग थी। ठीक है, तो देखते रहिएगा। और हाँ, आप लोग बोल रहे होंगे कि माओविस्ट लोग क्या होते हैं, तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा, ये तो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। माओविस्ट, माओविस्ट क्या होते हैं, ये लोग क्या होते हैं? तो ये वैसे कम्युनिस्ट होते हैं जो चाइना के एक बहुत ही बड़े लीडर, बहुत ही ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम बोल सकते हैं, जिनका नाम था माओ जेडोंग। चाइनीज रेवोल्यूशन के लीडर माने जाते थे वो। उन्होंने गवर्नमेंट, मतलब वो बहुत ही बेसिकली उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी अलग हुआ करती थी। वो लोग कम्युनिस्ट थॉट के थे। कौन कौन से? दो थॉट मानते, एक कम्युनिस्ट और दूसरा माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट। माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट इस बात में बिलीव करती थी कि देयर शुड बी एन आर्म रेजोल्यूशन, हाँ हथियार चलाएंगे और उसके दम पे चेंज लाएंगे। ऐसी रेजोल्यूशन लो जिसमें आर्म, हथियार के दम पर सब कुछ चेंज करना हो। और वहां के बेसिकली ये कहना ये चाहते थे कि देयर शुड बी अ रूल ऑफ peasant workers and common people, not some political aristocrat or a bigger kind of thoughts। ठीक है, ये बात भी आती थी माओविस्ट लोगों के बारे में। तो मैंने पहले ही कहा था दे बिलोंग्स टू, लिटरली दे बिलोंग्स टू एनार्की तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये किस में बिलीव करते थे? कम्युनिज्म में, जहां पर किसकी थॉट होनी चाहिए? नो गवर्नमेंट शुड बी देयर बट देयर शुड बी इक्वालिटी अमॉन्ग द सिटीजन। और इसी थॉट की वजह से ये बात मानी जाती थी। अब ये एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट आर द फैक्टर्स showing that democracy requires mass attachment to itself to function properly। ठीक है, ये एक अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा देना पड़ा है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फैक्टर शोइंग दैट डेमोक्रेसी रिक्वायर मास अटैचमेंट टू इटसेल्फ टू फंक्शन प्रॉपरली। ये सवाल ये है कि जिसमें आपको बताना है कि कौन कौन से फैक्टर है जो ये दिखाते हैं कि डेमोक्रेसी को
चलने के लिए मास अटैचमेंट, एक बहुत ही बड़े अटैचमेंट की जरूरत है जिसके जरिए डेमोक्रेसी चल सके। और वो कैसा अटैचमेंट? मास अटैचमेंट, लोग उससे जुड़े रहने चाहिए, टू इट सेल्फ टू फंक्शन प्रॉपरली, अच्छे से चलने के लिए ये बात कही गई है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चंस बना लेना है, आपकी जिम्मेदारी होती है। तो हाँ, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट कंट्री के दो, मैंने पहले ही कहा था ना कि स्ट्रगल है, तो पॉलिटिकल स्ट्रगल में दो कंट्रीज के बारे में पढ़ना है, पहली हमने पढ़ ली, अब दूसरी हम देखेंगे। ठीक है।